हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और हम लोग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़े थे, जो कि सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जिस केस में हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, तो वापस से उसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है, एलिवेट करता है, बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद एक्सप्रेशन भी डेराइव किए थे। तो हमारा आया था डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, वेयर डेल्टा टी बी रिप्रेजेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी रिप्रेजेंट हमारा इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट हमारा, और मोलैलिटी तो मोलैलिटी था ही हमारा। फिर हम लोग मोलर मास को डेराइव किए थे, एक न्यूमेरिकल भी किए थे। आइए हम लोग फिर दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट के बी ऑफ वाटर, मतलब के बी हम लोग को निकालना है किस चीज़ का, H2O का, कि इसका वैल्यू क्या होगा। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज बेसिकली 1 एंड मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट हो गया आपका, तो मास ऑफ वाटर इज 1 kg। 1 kg मतलब कितना ग्राम हो गया आपका, 1000 ग्राम। चलिए, और आपको दिया हुआ है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू दिया हुआ है 539.9 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर? हम लोग के बी फाइंड करना है, तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन ही पढ़े थे लैटेंट हीट के टर्म्स में कि के बी इज इक्वल्स टू होता है हमारा RT² अपॉन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग ले रहे थे वो हम लोग पर केजी में ले रहे थे, क्योंकि MRT² होता है और हम आपको बताए थे कि मास केजी में, तो लैटेंट हीट का जो यूनिट होना चाहिए वो पर केजी में होना चाहिए। क्लियर? लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है किस चीज़ में, पर ग्राम में, तो पर ग्राम को अगर हम लोग पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान में हमेशा रखना है, हमेशा लास्ट हमारा रिलेशन पर ग्राम में आ ही जाएगा। इट इज़ 539.9, कैलोरी को कैलोरी में ही रहने दीजिए, आर का भी यूनिट हम लोग कैलोरी वाला ही ले लेंगे, पर ग्राम मतलब डिवाइडेड बाई ग्राम। क्लियर? और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो वो 1000 से डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इट इज़ विल बी इक्वल टू 539.9 कैलोरी। यह हमारा ग्राम है, 1 ग्राम में कितना हमारा होता है, ऐसे भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने 1000 से डिवाइड करोगे आप, तो इसको फिर वापस से 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक डिवीजन से नीचे दूसरा डिवीजन, तो ऊपर में चला जाएगा हमारा, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो इंटू 1000, और नीचे हमारा बच क्या जाएगा आप केजी। क्लियर? क्योंकि ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ग्राम डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल्स टू किलोग्राम। 1000 ऊपर चला गया, किलोग्राम नीचे का नीचे रह गया, तो ये बेसिकली आ गया 539.9 इंटू 1000 कैलोरी, सॉरी पर ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं ना, ग्राम को हम लोग किलोग्राम, सॉरी। क्लियर? तो अल्टीमेटली ये रिलेशन क्या आ गया हमारा, जो भी लैटेंट हीट था उससे कितना मल्टीप्लाइड हो गया, 1000। तो आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो कि के बी जी को सीधा हो जाएगा हमारा RT² अपॉन 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिस केस में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारा किस चीज़ में होगा, पर ग्राम में। तो ऐसे आप याद रख लो, नहीं तो फिर आप निकाल भी सकते हैं, उन दोनों में से जो भी आपका वैल्यू पुट कर देंगे सीधा। ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कैलोरी पर ग्राम में, तो आर का वैल्यू कैलोरी वाला लेंगे, दैट इज बेसिकली 1.98 के अप्रॉक्सीमेटली होता है। हम लोग 2 उसको अबाउट लेकर के सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज गिवन, कैलकुलेट के बी ऑफ वाटर when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of water, the latent heat of vaporization। अब latent heat of vaporization दे दिया, और हमारा टेम्परेचर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि latent heat of vaporization ये एनर्जी हमारा उस वो एनर्जी है जो फेज चेंज में यूज होता है। फेज चेंज मतलब क्या चीज़, कि वेपोराइजेशन वाला है, मतलब अभी वाटर कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैसीय स्टेट में। तो आप पढ़े हो गए कि लिक्विड को अगर हम लोग गैस में बदलते हैं तो शुरुआत में इसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो वहाँ पे जाने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तब जो हम लोग एनर्जी देते हैं वो फेज चेंज में यूज़ होता है, और दैट एनर्जी इज बेसिकली लैटेंट हीट, उसी को हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं।
लिक्विड को गैस में बदलने टाइम जो ये एनर्जी हमारा कंज्यूम होता है दैट इज लाइटनिटी ऑफ वेपोराइजेशन, और हमारा लिक्विड को सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड वाले में तो उस केस में होता है दैट इज लाइटनिटी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? तो इस केस में हमारा टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 + 100, क्योंकि ये होता है हमारा केल्विन में हम लोग 273 ऐड करते हैं, तो ये कितना गया बेसिकली 373 केल्विन, तो इंटू 373 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ये हमारा पहले से ही कितना है 539.9। अगर हम लोग के बी की यूनिट की बात करें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि उसका यूनिट हमारा होता है केल्विन केजी पर मोल। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका के बी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो ये था बात हमारा हम लोग का क्या चीज़ का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड आवर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग इसको पढ़ते हैं ये क्या है, लेकिन उसको पढ़ने से वापस से पहले हम लोग को तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं अपने फ्रीजिंग पॉइंट से कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। क्लियर? फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आप वापस से बोलोगे कि जिस भी टेम्परेचर पे हमारा क्या हो जाता है, कोई भी लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। बट वो हमारा फिर से अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा करेक्ट नहीं है डेफिनेशन। तो पहले हम लोग देखिए फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वैसा टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, इट इज़ द, पहले लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of its solid form। जिस टेम्परेचर पे हमारा उसी वेपर प्रेशर उस लिक्विड का उसी के सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के बराबर में हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। समझ में आया? जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर के केस में अगर हम लोग वो टेम्परेचर फाइंड करेंगे जिस टेम्परेचर पे उस वेपर प्रेशर वाटर का कितना के बराबर में हो जाए, उसके सॉलिड फॉर्म, और वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है हमारा आइस, तो उसका भी वेपर प्रेशर हम लोग चेक करेंगे, उसको हम लोग कंटेनर में रखेंगे, डायरेक्टली इवेपोरेट कराएंगे उसका वेपर प्रेशर। तो जिस भी टेम्परेचर पे वो दोनों हमारा सेम हो गया, दैट टेम्परेचर इज बेसिकली कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। अपने ही सॉलिड फॉर्म से हमारा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को बेसिकली हम लोग बोलेंगे कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। और इन केस ऑफ वाटर आप जानते ही होंगे कि वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है हमारा, या इसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे एक्चुअली बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कितना? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन है, मतलब इसी टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर में हो जाता होगा। क्लियर? अब हम लोग को पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप डायरेक्टली इसको समझोगे तब बॉइलिंग पॉइंट इतना आसान नहीं है, बट अगर आप ध्यान दोगे तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये वापस से सेम ही हमारा कंडीशन है, हम लोग हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को सेम कंडीशन में पढ़ते हैं कि हम लोग क्या ले लेते हैं, एक कंटेनर या बीकर ले लेंगे, उस केस में हम लोग सॉल्वेंट को ले लेंगे। सॉल्वेंट हमेशा मेरा वोलेटाइल नेचर का होता है, हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सॉल्वेंट का समथिंग मान लीजिए कि वेपर प्रेशर है हमारा कुछ भी होगा, समथिंग पी वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर TF। ठीक है, उसका वेपर प्रेशर कितना है हमारा, वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी एट टेम्परेचर TF, वेयर TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर?
समझ में आई बात। तो अगर हमारा इस केस में अगर टी टेम्परेचर पे एट टी एफ, इस सॉल्वेंट की बात करें, एट टेम्परेचर टी एफ, अगर हमारा टी एफ इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब टी एफ पे जितना वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का या लिक्विड का वो अपने सॉलिड फॉर्म के बराबर में होगा। मतलब एट टी एफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट सॉलिड फॉर्म। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मतलब टेम्परेचर टी एफ पे अगर टेम्परेचर टी एफ मेल्टिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, इसका मतलब ये कि वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट का उसी के सॉलिड फॉर्म के बराबर में है फिलहाल अभी। अब जैसे ही इसमें हम लोग क्या चीज़ करना है, मिक्स स्टार्ट कर दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स करना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही इस केस में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स करना स्टार्ट कर दिए, तो अब इसमें सॉल्यूट भी है और वो कैसा नेचर का है, नॉन वोलाटाइल। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके हमारा बन गया सॉल्यूशन। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। मतलब फ़िलहाल एट टेम्परेचर टी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट उसके सॉलिड फॉर्म के बराबर में है ये सॉल्वेंट का, लेकिन इसी टेम्परेचर टी एफ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी लेस दैन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। उसका सॉलिड फॉर्म से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स किए हैं और बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम लोग पहले ही बहुत बार ये केस पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमारा सॉल्वेंट से घट जाता है। तो टी एफ टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का तो बराबर होगा उसके सॉलिड फॉर्म से, लेकिन टी एफ टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसके सॉलिड फॉर्म से बराबर में नहीं होगा। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखिए, अब हम लोग को सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए या मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम इक्वल टू द सॉल्यूशन का सॉलिड फॉर्म के। होगा या नहीं होगा? तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमारा घट चुका है, तो हम लोग अगर मेल्टिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालेंगे तो उसके सॉलिड फॉर्म का भी वेपर प्रेशर घटा देंगे। दोनों जिस भी टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगा वही टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या बोले हम कि हमारा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का घट गया। जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फॉर्म के बराबर में था तो वही टेम्परेचर था हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि उस केस में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कम हो गया है उसके सॉलिड फॉर्म से। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट गया तो उसके सॉलिड फॉर्म का भी अगर हम लोग वेपर प्रेशर को घटा दें तो जिस भी टेम्परेचर पे वो फिर से वापस दोनों बराबर आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ इट सॉलिड फॉर्म, वही टेम्परेचर हमारा कौन सा हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, दैट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर हम लोग चेंज कर देंगे। तो एट टेम्परेचर मान लीजिए सपोज कीजिए टी नॉट एफ, इस टेम्परेचर पे, तो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट सॉलिड फॉर्म होगा। तो अगर इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अपने सॉलिड फॉर्म के बराबर में हो गया, मतलब ये टेम्परेचर क्या हो गया, दिस टेम्परेचर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ऑब्वियसली सॉल्यूशन क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉलिड फॉर्म के बराबर में हो गया। तो हम लोग को इसको घटाना पड़ा। वेपर प्रेशर हम लोग घटाते कैसे हैं, टेम्परेचर को घटा करके, क्योंकि वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ने लगेगा ना हमारा। तो वेपर प्रेशर घटाएंगे कैसे, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग घटा दिए, तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट था टी एफ, अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का, पहले फ्रीजिंग पॉइंट था टी एफ, अब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो गया टी नॉट एफ, जो कि घट गया। मतलब हमारा डिप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में हुआ ना। तो ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। बाकी इसको जब आपको ग्राफ से समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि ग्राफ जहाँ पे कट करता है तो उससे हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाता है ना। कुछ नहीं कि एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। सपोज कीजिए कि एट टेम्परेचर टी एफ दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर टेम्परेचर टी एफ हमारा मेल्टिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, मतलब उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट उसके सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म के बराबर में होगा। अब सिंस उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिक्स कर दिए, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम जैसे ही डालते हैं तो वेपर प्रेशर हमारा जो सॉल्यूशन बन गया उसका घट जाएगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो घट गया, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कुछ और आ गया है हमारा,
एट द सेम टेम्परेचर टी एफ, उसमें से हमारा घट गया है, तो हम लोग को वेपर प्रेशर सॉलिड फॉर्म का भी घटाना पड़ेगा, या वेपर प्रेशर अल्टीमेटली हमारा डिक्रीज करना चाहिए ना, तो वेपर प्रेशर को हम लोग को घटाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट पहले टी एफ था और मेल्टिंग पॉइंट घट करके कितना हो गया, टी नॉट एफ, मतलब डिक्रीज कर गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। अगर इसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से पढ़ने की देखें तो ग्राफ के हेल्प से आपको तुरंत आसानी से समझ में भी आएगा। सपोज कीजिए कि इस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को और इस पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर को। क्लियर है। ये हम लोग एक कर्व को प्लॉट किए, ये हम लोग दूसरे कर्व को प्लॉट किए और ये हम लोग एक और कर्व को प्लॉट किए। ठीक है, हम लोग पढ़ ही थे पिछले दिन में कि नीचे वाले और ऊपर वाले कर्व में कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सोल्यूशन का होगा। तो एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर देख लीजिए जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम हो जाता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं। तो हम लोग पिछले केस में देखे थे कि ऊपर वाला कर्व हमेशा आता है मेरा सॉल्वेंट का, नीचे वाला कर्व हमेशा आएगा हमारा सॉल्यूशन का। और ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व जो है बेसिकली जो ये हमारा इधर से इधर तक का कर्व है, दिस इज द, ये भी हमारा सॉल्वेंट का ही कर्व है, बट ये सॉलिड सॉल्वेंट का कर्व है। इसको नीचे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सॉलिड सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट अभी कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। क्लियर है। अब देखिए वेपर प्रेशर की बात करें तो ये प्लॉटेड है हमारा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट का एक्चुअल में लिक्विड स्टेट में है यहाँ पे सॉल्वेंट, और ये जो सॉल्वेंट है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, तो इसका वेपर प्रेशर यूँ प्लॉटेड है। तो लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इस टाइप से डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इस टाइप से इंक्रीज कर रहा है। और ये एक ऐसा वेपर प्रेशर आ गया हमारा जो कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट दोनों यहाँ पे बराबर हो गया। हम अभी जस्ट पढ़ेंगे जिस भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का हम लोग रिप्रेजेंट किए थे टी एफ से। क्लियर। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट किया था टी एफ से। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन का तो कर्व हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का ये है, तो लिक्विड सॉल्यूशन का अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म पे जहाँ पे इक्वल हो जाएगा वहाँ पे, तो सॉलिड फॉर्म का तो ये वेपर प्रेशर का कर्व है, तो इस वेपर प्रेशर के कर्व को जहाँ ये कट कर देगा वहीं पे दोनों बराबर होगा। तो इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आगे कट कर रहा है, मतलब ये हमारा जो वेपर प्रेशर आया ये वेपर प्रेशर है हमारा जब उस केस में सॉलिड सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का दोनों का वेपर प्रेशर बराबर में हो गया। और हमारा जब कभी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फॉर्म से बराबर में हो जाएगा तो वो टेम्परेचर इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो टेम्परेचर आया इस टेम्परेचर को हम लोग टी नॉट एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिस टेम्परेचर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए तो सॉल्वेंट का मेल्टिंग पॉइंट टी एफ, सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट टी नॉट एफ, लेफ्ट में लाई किया मतलब मेल्टिंग पॉइंट घट गया कि बढ़ गया, दस देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से एक बार वापस, ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का कर्व है और वही सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर का कर्व ये है हमारा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कर्व है। अब देखिए लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे और उसी के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर इसी पॉइंट पे कम इक्वल हो जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि एट दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू इट्स सॉलिड फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म के बराबर में हो जाएगा दैट टेम्परेचर विल बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यही तो वो वेपर प्रेशर है जो हमारा जिस केस में सॉलिड फॉर्म का भी और लिक्विड फॉर्म का दोनों का बराबर हो गया, मतलब ये टेम्परेचर टी एफ हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द सॉलिड फॉर्म, दैट टेम्परेचर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब हमारा सॉलिड फॉर्म का तो कर्व यही है, तो सॉल्यूशन के कर्व को हम लोग एक्सटेंड करते ही कहाँ पे कट करता है वहीं पे दोनों चीज़ इक्वल होगा। इस पॉइंट पे कट करा मतलब इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म दोनों इक्वल हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा दैट टेम्परेचर विल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये टी नॉट एफ आ गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
और हम लोग को दिख रहा है कि सॉल्वेंट का मेल्टिंग पॉइंट ये था, सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट ये लेफ्ट में लाई किया, मतलब मेल्टिंग पॉइंट गॉट डिप्रेस्ड, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट चेंज विल बी कॉल्ड द डेल्टा टी एफ, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? आई बात समझ में? क्या हम लोग पढ़े, सिंपल सा है। आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि जब कभी भी हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज़ कर जाता है, तो उस केस में हमारा सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर में करने के लिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को और घटना पड़ जाता है हमारा, तो टेम्परेचर लोअर रिक्वायर्ड होता है। तो टेम्परेचर जैसे ही हमारा लोअर रिक्वायर्ड हुआ तो उस केस में हमारा टेम्परेचर कम लगा, तो टेम्परेचर लोअर हो गया, मतलब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। क्लियर? इसका वापस यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड to a liquid, the vapor pressure of solution decreases. The vapor pressure of solution decreases. The vapor pressure of solution decreases, and for the solid to have the same vapor pressure, for the solid to have the same vapor pressure as that of the solution, the freezing point should lower down. क्लियर? कि हमारा जब कभी भी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड को हम लोग मिक्स करते हैं तो उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, तो उस सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल टू होने के लिए सॉल्यूशन के लिए हमारा फ्रीजिंग पॉइंट या टेम्परेचर का लोअर रिक्वायरमेंट होगा, मतलब टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, जो कि आपका दिख रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर अब कम हो चुका है। क्लियर? तो दिस इज द केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से हमारा तो डेल्टा टी एफ एक्चुअल में आया क्या हमारा, जिसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, कितना होगा, हाइयर अमाउंट कितना है हमारा, डिफरेंस निकालेंगे तो हाइयर माइनस हमारा लोअर ना, तो इट इज बेसिकली टी एफ माइनस टी नॉट एफ। क्लियर? वेयर एज टी एफ इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी नॉट एफ इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? वापस से हमारा जैसे हमारा डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी का, तो डेल्टा टी एफ वी जो होता है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये भी मोलैलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट लाएंगे दैट इज के एफ इंटू मोलैलिटी। वहाँ पे बी यूज़ कर रहे थे क्योंकि बॉइलिंग था, इस केस में फ्रीजिंग है तो एफ एफ यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है हमारा? क्लियर? ये जो हमारा प्रोसेस होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग इब्लोस्कोपी बोलते थे, तो यहाँ पे जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसको हम लोग क्रायोस्कोपी बोलते हैं। इसलिए जो के एफ है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसी की तरह है, कुछ चेंज नहीं किया, वहाँ पे डेल्टा टी वी था, यहाँ पे डेल्टा टी एफ है, चेंज इन टेम्परेचर वहाँ भी डिनोट कर रहे थे, यहाँ भी चेंज इन टेम्परेचर को डिनोट कर रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वापस से वही नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और मोलैलिटी है तो इसका यूनिट भी वापस से वही रह जाएगा हमारा केल्विन केजी पर मोल। क्लियर? आई बात समझ में? डेल्टा टी एफ का तो ये है ही हमारा। अब हमारा के एफ हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो के एफ कॉन्स्टेंट है, के एफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, वो हम लोग जैसे केवी के लिए पढ़े थे ना, कि केवी के लिए क्या होता है हमारा एम आर टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। इस केस में सॉलिड लिक्विड वाला केस है, मतलब हमारा फ्यूज़न वाला केस हो गया, तो इट विल बी इक्वल टू एम आर टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न, डेल्टा एच एफ, या फिर पूरा एक्सपैंड ही कर देते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न। क्लियर? ये ध्यान रखना है कि m रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर से वापस से kg में। क्लियर है?
नेक्स्ट है हमारा आर, तो हमारा गैस कांस्टेंट है टी। इस केस में हमारा फ्यूज़न के केस में, तो फ्यूज़न मतलब सॉलिड लिक्विड में, हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस केस में हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इट विल बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच एफ फ्यूज़न इज़ द बेसिकली इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, जो कि आप पढ़े ही रखे होंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको चाहेंगे तो फिर से हम लोग लैटेंट हीट में चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे लैटेंट हीट फ्यूज़न वाला आएगा। लैटेंट हीट अगेन हमारा होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इट इज़ इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न पर यूनिट मास। तो हम लोग डायरेक्टली फिर से के एफ को लिख सकते हैं, के एफ इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर, और डेल्टा एच अपॉन एम को लिख सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अगर इसको यहाँ पे पर ग्राम में होगा, अगर पर केजी में है तो ठीक है, अगर पर ग्राम में आएगा तो फिर से हम लोग 1000 वाला किए थे ना, तो उस केस में हो जाएगा के एफ इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एल एफ, और ये हो गया हमारा आपका पर ग्राम में। क्लियर? तो एक आप और लिख लो यहाँ पे एल एफ, दिस रिप्रेजेंट्स लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आप जानते ही होंगे, फिर से फेज चेंज करने में हमारा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ बेसिकली लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो सारा कुछ सेम है, एक्चुअल में हुआ कुछ नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट हमारा एलिवेट हुआ था, बढ़ गया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करने से। हमारा फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिक्स करने से हमारा क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, घट जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? तो सो सिंपल लाइक दैट। बाकी रिलेशन भी सेम है, उधर में डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी था, इधर में डेल्टा टी एफ हो गया क्योंकि फ्रीजिंग वाला, के एफ इंटू मोलैलिटी। उधर में डेल्टा टी बी था हमारा, सॉल्यूशन का बढ़ गया था, इसलिए सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस सॉल्वेंट का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में। इधर में हमारा सॉल्यूशन का घट गया है, इसलिए सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का। क्लियर? आई बात समझ में? और ये आपका ये हो गया। क्लियर? चलिए आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब इथिलीन ग्लाइकोल, सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर? हाँ, तो हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल का, वॉल्यूम ऑफ, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, C2 213 मतलब C2H6O2। इथिलीन ग्लाइकोल का हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 50 ml। क्लियर? इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर भी दिया हुआ है जो कि सॉल्वेंट है, जो 50 ग्राम इज़ फाउंड टू बी -34 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मतलब T0F दिया हुआ है -34 डिग्री सेल्सियस। एज्यूमिंग द आइडियल बिहेवियर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। हम लोग को डेंसिटी फाइंड करना है C2H6O2 का क्या होगा, और KF दिया हुआ है हम लोग को, KF फॉर वाटर इज़ 1.86 केल्विन kg पर मोल। क्लियर? हम लोग को डेंसिटी फाइंड करना है। तो हम लोग को तो पहले हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या चीज़ था, रिलेशन आया कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। क्लियर? डेल्टा टी एफ इधर चेंज इन हमारा जो भी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का घट गया, तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट है हमारा वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकाल लेते हैं, तो इट विल बी, सो ये डेल्टा टी एफ क्या होता है, बेसिकली टी एफ माइनस टी नॉट एफ, इट इज़ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी को हम लोग लिख सकते हैं मोल्स डिवाइडेड बाई जो भी मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? टी एफ का वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 0 डिग्री सेल्सियस होता है जानते हैं, इसका कितना होता है -34, तो माइनस ऑफ -34 मतलब +34 आ गया, इट इज़ इक्वल टू के एफ का वैल्यू दिया है 1.86, मोल को निकालेंगे तो मोल हम लोग को निकालना है ना, अच्छा मोल हम लोग को नहीं पता है, मोल हम लोग को दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो मोल हम लोग फाइंड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ हम लोग को वाटर दिया हुआ है 50 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, मास ऑफ हमारा सॉल्वेंट केजी में चाहिए होता है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 अल्टीमेटली ऊपर में चल जाएगा, 10 से 10, 5 2 10 20, और ये आ गया
34, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 20। ये मोल्स आ गया एथिलीन ग्लाइकोल का। अगर नंबर ऑफ मोल का हम लोग फॉर्मूला लिखें तो इट इज़ गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इट इज़ 34 अपॉन 1.86 इंटू 20। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग इसका निकाल सकते हैं C2H6 का, निकालिए। आई थिंक 62, आप वेरीफाई कर लोगे। तो इट इज़ W इज इक्वल्स टू क्या आ गया 62 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 20। तो ये मास आ गया। मास ऑब्वियसली आपका ग्राम में आएगा क्योंकि मोल हम लोग जो निकालते हैं तो उसमें गिवन वेट ग्राम में ही लेते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है, डेंसिटी सॉरी निकालना है। मास आपका आ ही गया, वॉल्यूम दिया ही हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज दिस मच 62 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 20, और वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो डिवाइडेड बाई 150, ये आ जाएगा ग्राम पर ml में, क्योंकि ये मास है आपका ग्राम में, वॉल्यूम आपका ml में। सिंपल। आगे डेंसिटी एथिलीन ग्लाइकोल का। तो ये था हमारा आसान सा। क्लियर, आई बात समझ में। बाकी मैं आपको हर केस में ये बता ही रहा हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन एप्लीकेशन है सॉल्यूट के मोलर मास को निकालना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसको कर लेते हैं, बाकी आसान है, बार बार हम लोग इसको कर चुके हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। तो इधर में आ गया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा TF इट इज़ इक्वल टू KF इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और पहले से वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा kg में नीचे है। हम लोग यही निकालना है तो इसको इस तरफ करते हैं, बाकी सारे को इस तरफ। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इट विल बी इक्वल टू KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू नीचे में बच गया हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये आ गया। बाकी वापस इस फार्मूला को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला हम लोग इतना ही याद रखेंगे तो इससे आसानी से गेन कर लेंगे। क्लियर। तो ये था हमारा बेसिकली। नेक्स्ट हमारा कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपको दो सा चीज़ याद रखना है। जब कभी भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट वाला केस है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, और उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, और फ्रीजिंग पॉइंट वाले में घट जाता है। सो सिंपल, नाम ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। आइए हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं। इफ़ अ सॉल्यूट इज एडेड टू वाटर सच दैट मोलैलिटी इज 0.1, मतलब मोलैलिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1। फाइंड आउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF निकालना है आपको। इफ़ KF ऑफ वाटर, KF दिया हुआ है H2O का 1.86 केल्विन kg पर मोल, एंड ऑल्सो फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TB भी फाइंड करना है, यही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर KB का वैल्यू दिया हुआ है 0.51 केल्विन kg पर मोल। तो पहले हम लोग डेल्टा TF फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है बेसिकली KF इंटू मोलैलिटी। KF दिया हुआ है 1.86, मोलैलिटी इज़ 0.1, मतलब डेल्टा TF कितना आ गया 0.186। इतना का हमारा डेल्टा TF है, मतलब डिप्रेशन इतना हमारा फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। क्लियर। वहीं पे अगर हम लोग डेल्टा TB फाइंड करने की कोशिश करें तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, और KB का वैल्यू दिया हुआ है 0.51 और मोलैलिटी इज 0.1, तो इट इज़ 0.051। क्लियर, सिंपल। तो ये हमारा गया डेल्टा TB। ये हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, मतलब 0.51 केल्विन से
051 केल्विन से बढ़ जाएगा, या हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, मतलब 0.186 केल्विन से घट जाएगा या डिग्री सेल्सियस से घट जाएगा। तो अगर हम लोग मोलैलिटी को सेम रखे हैं तो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ 0.186 और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ 0.051। कौन मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब यहाँ से एक बात हम लोग नोट में कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर द सेम मोलैलिटी मतलब कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का हम लोग फिक्स कर देंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is basically greater than elevation in boiling point। मतलब कि हमारा सेम मोलैलिटी के लिए हमेशा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा क्या आता है? बड़ा आता है। क्लियर? जो कि हम लोग को यहाँ पे कंक्लूडेड दिख भी रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली उसी से मिलता जुलता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जो कि हमारा समझने के मतलब कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिजल्ट आसान है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट वाला आसान होगा तो आप इसका ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखोगे और रिजल्ट डायरेक्टली ध्यान रखोगे कि दोनों सेम ही है हमारा बॉइलिंग पॉइंट की तरह। और इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। इसमें यही ध्यान रखना है कि हमारा इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, डिप्रेस हो जाता है, घट जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा। इसके बाद हमारा एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है। देन हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चैप्टर आप तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिंसियरली NCERT को पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो भी उसका प्रॉब्लम्स है लेक्चर्स को बार बार देखिए, जो क्वेश्चंस करवाया है उसको आप बार बार ध्यान से देखो, पढ़ो, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी जो असाइनमेंट दिए हैं उसको सिंसियरली आप सॉल्व करो ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। क्लियर है? ओके, थैंक यू।